नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी साहब एजुकेशन पर। फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 5 दिसंबर जो बोला था कि अपने केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होगी, यानी कि 5 दिसंबर से सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने वाला है। सिलेक्शन बैच मतलब आपने अगर यहाँ से ढंग से पढ़ लिया, जो फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो सफलता आपकी है, ये गारंटी। आज से लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट है और आज ही से आपको फिजिक्स की क्लास भी मिल जाएगी। केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जैसे कि आप सभी को पता है ये पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात यानी आपको सिर्फ पढ़ना है, जो पढ़ा है उस पर विश्वास रख के आपको पढ़ना है और आपका जो कंटेंट है उसमें कुछ भी कमी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ठीक है, अधिकतर बच्चों को डाउट ये रहेगा, जो नए आएंगे खासतौर पे, जो पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनको ये लगेगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें से आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे अधिकतर लोगों के डाउट रहते हैं, तो वो डाउट आपको रखने ही नहीं है। ठीक है ना। आपके जो एनसीईआरटी में क्या चीजें दी हुई है, आरबीएससी में क्या चीजें दी हुई है, किसी और बुक्स में क्या है, सारे पॉइंट्स और क्या चीजें लैब असिस्टेंट के लेवल के हिसाब से कितना जरूरी है, वो सब कुछ सोच समझ के ही हमने नोट्स बनाए और उन्हीं से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, बस विश्वास रख के जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है। करेक्ट। चलिए, तो उसकी आप टेंशन ले ही ना। अपन स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपके टोटल 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक। ठीक है, 10 टॉपिक है और यदि 2022 का जो पैटर्न है उस हिसाब से बात करें तो आपके केमिस्ट्री के 30 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के 30 सवाल आएंगे। केमिस्ट्री कितने सवाल आएंगे? 30 सवाल। 30 सवाल यानी कि एक सवाल 2 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स। 60 जो अंक है, 60 अंक है का मामला है। लैब असिस्टेंट के केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है वो 60 मार्क्स का मामला है, 60 मार्क्स का। ठीक है, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर जो भी हो, ये सब कुछ कितने हैं? 60 मार्क्स के। कितने के? सब कुछ सारे 60 मार्क्स के। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि सिलेबस, तो वैसे अपन ने सिलेबस डिस्कशन के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कितने न्यूमेरिकल वगैरह, वो सारा एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो आपके पहले ही अपलोड हो चुका है। उसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले ही देख लिया होगा। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर है। तो आपके यदि केमिस्ट्री को अपन नॉर्मली आपको पता हो तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर है, आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, और दूसरा है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो रासायनिक साम्य है, आयनिक साम्य, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, और एक है चैप्टर विलेन। ठीक है, ये आपके हैं पूरे पूरे, ये 5 चैप्टर किसके? फिजिकल केमिस्ट्री के। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सामान्य गुणधर्म है, और एक है हाइड्रोकार्बन। ठीक, अपन जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो स्टार्ट करेंगे आज तीसरा, रासायनिक साम्य। क्या स्टार्ट करेंगे? रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, मैंने जो पहले एक जो YouTube पे अपनी एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर ऐड है। ठीक है, इनकी लगभग 46 या 47 के आसपास इनकी क्लासें हो रखी है। इस एस एंड पी ब्लॉक के 2-3 वीडियो बाकी है। ये 2-3 वीडियो बाकी है। इसमें अपने को क्या करना है, जो एक तो ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, दूसरा फिर हेलोजन फैमिली, और जो नोबल गैस वाला है वो पढ़ना है। उसके बाद ये एस एंड पी ब्लॉक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, लगभग ये कंप्लीट हो ही गया है, कुछ 1-2 वीडियो बाकी है और ये चैप्टर कंप्लीट हो ही रहेगा। टोटल 47
जो क्लास है उसकी मतलब वीडियो पढ़े, यूट्यूब चैनल पे ही पढ़े, जो देखना चाहे वो देख सकता है वहां से। बाकी इसमें अपन रासायनिक साम्य से स्टार्ट करेंगे, और अपन रासायनिक साम्य से स्टार्ट करेंगे पहले ही ऐसे पूरा पढ़ेंगे, पूरा ये रासायनिक साम्य, फिर आयनिक साम्य, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, और उसके बाद पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद इन चैप्टर को एक बार फिर से करेंगे कवर, ठीक है। लेकिन किसी को लग रहा है कि भाई देखो बात वो की वो है, खासतौर पर जैसे ये वाला चैप्टर है तो इसको मैंने व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया था पहले, इसको मैं वापस डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो कोई पहले देखना चाहे तो देख सकता है, ठीक है। जब भी जैसे कि अपनी ये क्लासें होगी, रासायनिक साम्य चलेगा, बीच में जब मेरी क्लास नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि डेली रेगुलर क्लासेस रख पाना संभव भी नहीं है इतना, तो बीच में जब क्लासेस नहीं आए तब आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज से रासायनिक साम्य। क्या स्टार्ट करेंगे? रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। और आपने देख लिया और सिलेबस क्या है, सिलेबस डिस्कशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बता दिया है, उसमें सब कुछ बता दिया है कि किस साल में कितने क्वेश्चन आए, वो सब कुछ उस वीडियो में आपको सब कुछ है, ठीक है। आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं, उस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। भाई नीट लेवल का पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो उसमें मैं आपका सब जो डाउट है उनका मैंने आंसर वहां पे दे रखा है, ठीक। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए, यूनिट 3 है आपका रासायनिक साम्य, यानी कि इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कुछ कुछ शब्द ऐसे बोल दिया करूंगा, लेकिन ऐसा मतलब कि बिल्कुल ढंग से कि मतलब इंग्लिश में ही चीजें बहुत सारी हो, मेरे को जहां याद आया वहां लिख दूंगा, जहां रह गया वहां रह गया। देखो बात ऐसी है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि मैं जो मेन जो वर्ड है जो समझने के, उनको मैं इंग्लिश में एक बार जरूर लिखूं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे शब्द ऐसे भी है तो आजकल गूगल से सब कुछ हो जाता है, सर्च कर लिया करो और पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको रियल में लगता है कि हाँ मुझे इन सर्च से ही पढ़ना है तो आप इस हिसाब से चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मेरे लिए सारा सब कुछ इतना मैनेज करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हो। मैं खुद की जॉब भी करता हूँ, फिर उसके अलावा ये सारी चीजें करता हूँ, तो आप समझ सकते हो चीजों को। चलो, यूनिट 3 केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। अब इसमें आप देखोगे ना कौन कौन से टॉपिक है। भाई साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, डायरेक्ट इन्होंने ये लिख दिया कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब पहली बात तो इन्होंने टॉपिक लिख दिया, तो अपने को सिर्फ यही नहीं पढ़ना कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। आप अगर सीधा यही पढ़ लोगे तो पढ़ भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे। भाई वो तो क्या हुआ, रटने के बराबर हो गया। वो क्या हुआ, रटने के बराबर। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। भाई मेरे से पढ़ रहे हो मतलब आपको रटना तो है ही नहीं, ठीक है। समझना है और समझने के लिए आप आए हो, ठीक है। रटने के लिए तो कोई भी एरा गैरा आके बोर्ड पे लिख के आपको बता देगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, समझना है। तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक समझोगे, उससे पहले तो आपको रासायनिक साम्य की बेसिक चीजें समझनी है बहुत सारी, ठीक है। रासायनिक साम्य क्या है, साम्य क्या है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया, सब कुछ बेसिक से बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। फिर उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि रासायनिक साम्य के नियम क्या होंगे। एक होगा ला सौतेले का सिद्धांत। ये सब कुछ चीजें इसमें कवर की जाएगी। ये जो लिखे हुए हैं इसके अलावा जो जरूरी टॉपिक है वो भी शामिल किए जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, नहीं, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक नहीं रहना है, ठीक है ना। जो जरूरी है, जैसे कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो उससे पहले साम्य को जानना जरूरी है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, तो उन सबको करेंगे अपन, उसकी आप टेंशन लो ही मत, ठीक है। वो आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ चीजें बिल्कुल एक लैबोरेटरी के लेवल के हिसाब से आपको बस विश्वास करके पढ़ना है। वो सारी चीजें मैं देख लूंगा, उसकी आप टेंशन नहीं मत लो, ठीक। चलो, अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसमें 2016 का जो लैबोरेटरी का पेपर हुआ उसमें 3 सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल पूछे गए थे? 3 सवाल। 2018 वाले में इन्होंने एक ही सवाल बनाया इससे, 2018 वाले में सिर्फ एक ही सवाल आया। और 2022 की जो 28 वाली शिफ्ट थी उसमें 2 सवाल पूछे गए, और 29 वाली शिफ्ट में भी 2 सवाल पूछे गए। अब तक इससे कितने हैं, 4 और 4 8 सवाल पूछे गए हैं 4 पेपर में। लैब असिस्टेंट के 4 पेपर में टोटल 8 सवाल पूछे गए अब तक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। वैसे केमिस्ट्री के अंदर सबसे कम जो सवाल है वो मेरे ख्याल से इसी टॉपिक से पूछे गए, ठीक है ना। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई सबसे कम 2 अगली बार हो सकता है, अगली बार 4 सवाल आ जाए इससे, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, नहीं ज्यादा सोचना है। क्योंकि भाई देखो
आपके सवाल कितने हैं? 30 है, चैप्टर 10 है, तो एक के हिस्से में 3 तो आते ही है। 3 सवाल तो एक के हिस्से में लगभग लगभग आते ही है, ठीक है ना। तो अब की बार 2025 में 3 क्या 4 भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो डेफिनेशन पहले आप इसको लिख लो। एक बात ध्यान रखना, ये नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है माजिसा एजुकेशन, उस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे स्पेशली गुजारिश करूंगा कि आप पीडीएफ को नहीं देखें तो अच्छा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीडीएफ इकट्ठा करेंगे, उससे अच्छा है कि आप खुद इन नोट्स को लिखो। भाई जब मैंने पढ़ाया आपको, मैं भी तो या किसी का मतलब कुछ कॉपी पेस्ट करके या किसी का फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके लगा सकता था ना, नहीं लगाया। मैंने खुद ने लिखा है, मेरी राइटिंग में लिखा है मैंने खुद ने। जब मैंने खुद ने लिखा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको तो लैब असिस्टेंट बनना है, पास करना है। मैं तो बन चुका, ठीक है, मैं तो लैब असिस्टेंट बन चुका, तो आपको तो बनना है। तो भाई आप यदि खुद सर का लिखा हुआ खुद लिखोगे ना, तो आधा तो वही आपको याद हो जाएगा चीजें, समझ गए। नहीं तो पीडीएफ लाई ना, और पीडीएफ का आपने वो जेरोक्स निकाल दिया, ये अपने प्रिंट आउट वगैरह, उससे भला नहीं होगा, मुझे लगता है उससे आपका भला नहीं होने वाला। नोट्स जो आपकी राइटिंग में लिखे हुए होंगे और आपके लिखे हुए होंगे ना, उसका मजा कुछ और ही है, ठीक है ना। हाँ अब देखो, तो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जब अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है तथा समय के साथ कोई देखने योग्य परिवर्तन दिखाई में नहीं होता। इसको पहले ऐसे कैसे लिख लो, इसको पहले ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आएगी, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। बाकी इसको सारे समझेंगे ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसकी पूरी रामायण अपन आगे समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अपन आगे ये भी समझेंगे कि उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, कि वह स्थिति जब अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है तथा समय के साथ कोई देखने योग्य परिवर्तन निकाय में नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और जो अभिकारक होता है वो होता है रिएक्टेंट। सांद्रता क्या होती है, ये चीजें होगी। तो अब देखो नेक्स्ट अपन बढ़ते आगे। इस डेफिनेशन को अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, अब आपको आगे धीरे धीरे सब कुछ चीजें समझाऊंगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप देख लो, एक बार लिख लो अच्छे से, सब कुछ इस डेफिनेशन की एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। चलो अब सब कुछ चीजें करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अपन ने तो नाम तो ले लिया, नाम के क्या ले लिया कि उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर समझेंगे कि उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समझ गए। क्योंकि ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जब अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो इसमें अभिकारक क्या चीज है, उत्पाद क्या चीज है, सांद्रता तो पता है भाई, सांद्रता तो पता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तथा समय के साथ कोई देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब अभिकारक क्या चीज है और उत्पाद क्या चीज है, ठीक है। ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले, देखना हो, जब कोई पदार्थ खुद अकेला या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या तो खुद, मतलब खुद क्या, सेल्फ कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है अकेला, जो आसपास के वातावरण यानी कि तापमान या उन सब से मिलकर किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। या फिर वो खुद पदार्थ और कोई दूसरा और पदार्थ, दो मिलके कोई और पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। ये स्थिति, दो स्थिति हो सकती है, या तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके
भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? या तो वो खुद जो पदार्थ है वो किसी आसपास के वातावरण या टेम्परेचर या वगैरह उनसे क्रिया करके किसी दूसरे में बदल जाए, ठीक है, या फिर किसी पास वाले किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके वो दोनों मिलके या तीनों मिलके कोई और पदार्थ बना दे। ठीक है, बात समझ गए? चलो अब देखो नेक्स्ट, फिर इसमें एक शब्द आता है अभिकारक, रिएक्टेंट। क्या आता है? अभिकारक, रिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक कौन हुए? मैंने माना कोई एक्स कोई पदार्थ है, वाई कोई पदार्थ है, दोनों मिल रहे हैं, मिलके कोई बना रहे जेड, मिलके क्या बना रहे? जेड बना रहे। एक्स और वाई आपस में क्रिया करके मिलके जेड बना, तो एक्स और वाई क्या हो गए? वो हो जाएंगे आपके अभिकारक, रिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक। और जो उत्पाद बनता है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, क्या बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। नए पदार्थ क्या? जैसे कि एक्स एंड वाई ने क्रिया की, एक्स एंड वाई इन्होंने क्रिया करके एक बनाया जेड। एक्स एंड वाई तो क्या होंगे? इनको बोलेंगे अभिकारक, और आपका जेड क्या होगा? उत्पाद हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद। क्लियर? चलो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है ना। और सारी चीजें होगी, अपन बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे बोलेंगे सर इतना बेसिक से कैसे समझा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गहराई में जाता हूं और फिर गहराई में से जाके फिर अपन टॉप पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात आती है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? तो देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, H2 और Cl2 ने मिलके क्या बनाया? 2HCl। तो इसको जो लिखने का तरीका है ना, लिखने का ढंग, संकेतों के माध्यम से, ये संकेत हो गया, ठीक है, ये संकेत हो गया कि भाई ये क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इन सभी संकेतों के माध्यम से अपन ये दिखा सकते हैं कि H2 और Cl2 मिलके क्या बना रहे हैं? 2HCl, ठीक है। हाँ, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि पूरी ये अभिक्रिया को दिखा रहा है, ये अभिक्रिया को शो कर रहा है कि भाई ये और ये मिलके ये बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये और ये मिलके ये बना रहे हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया के बारे में मालूम पड़ा तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये समीकरण अपने आप में सब कुछ बता देती है। ये समीकरण क्या करती है? अपने आप में सब कुछ बता देती है। अब इसमें जो ये वाले पदार्थ होते हैं, इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, वो हो जाएंगे अभिकारक, और इस साइड वाले उत्पाद। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों क्या है? अभिकारक। ये दोनों मिले, इन्होंने मिलके क्या बनाया? उत्पाद बना दिया। इन्होंने मिलके क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। क्लियर? चलो, तो ये समझ गए रासायनिक समीकरण क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है, फिर रासायनिक समीकरण क्या चीज होती है, ये भी आप क्लियरली समझ गए, ठीक है। समीकरण क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है, कि रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का तरीका है। रासायनिक अभिक्रिया को शो कैसे करोगे? आप ऐसे ही दिखाओगे कि इन दोनों के मध्य रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इन दोनों के मध्य रिएक्शन हो रही है तो 2HCl बन रहा है। ये क्या है? इस पूरे की रासायनिक समीकरण है जो इसके बारे में बता रही है। समझ गए? जो कि संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अपन लिखते हैं, ठीक। चलो, तो ये होगी रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया आपके दो प्रकार की होती है। इसको आप जो दिशा के आधार पर दो प्रकार में बांट सकते हो, ठीक है। किस हिसाब से? एक तो होती है अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, और एक होती है उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, ठीक है। अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, अभिक्रिया
जो केवल एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में मतलब जो अभिकारक मिले, दो अभिकारक ने मिलकर क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। ये क्या चली, एक ही दिशा में चली। लेकिन जो अभिक्रिया जो दोनों इस दिशाओं में चलती है, यानी कि जो दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बना, लेकिन बहुत बार फिर वो उत्पाद फिर से अभिकारक में बदल जाए। समझ गए भाई, जो अभिकारक ने मिलकर क्या बनाया, उत्पाद बनाया, लेकिन वापिस यदि वही उत्पाद फिर से अभिकारक में बदल जाए तो वो हो जाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल, यानी वापिस उल्टा रिएक्शन भी हो रहा है। समझ गए, हाँ ये वाली बात है, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय क्या होगी, जो अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, ये हो जाएगा अनुत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय हो जाएगा अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। उत्क्रमणीय यानी कि जिसको उल्टा किया जा सकता है, समझ गए, रिवर्सिबल, जिसको उल्टा भी किया जा सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ना रिवर्सिबल, रिवर्स कब कर सकती है, केवल बंद पात्र में संभव है, केवल बंद पात्र में संभव है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल बंद पात्र में हो सकती है, ठीक है। हाँ, खुले पात्र में कोई भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं हो सकती, वापिस उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता खुले पात्र में। समझ गए, वो चीजें अभी अपन आगे समझेंगे कैसे सर, ऐसा क्यों, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना अभी के लिए कि केवल बंद पात्र में ये संभव है। ओके, चलो अब पहले समझते कि भाई जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल, वो क्या होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो क्या होती है, केवल एक ही दिशा में अग्र दिशा में चलती है। ये क्या होती है, केवल एक ही दिशा में, और किस साइड, अग्र दिशा में। समझ गए, अग्र दिशा में मतलब अभिकारक ने मिलकर क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। समझ गए, वापिस ऐसे रिवर्स नहीं होती है, यानी कि उत्पाद फिर से अभिकारक नहीं बनाते हैं। क्लियर, अभिकारक पूर्ण रूप से, अभिकारक क्या करते हैं, पूर्ण रूप से उत्पादों में बदल जाते हैं, उत्पाद क्रिया करके पुनः अभिकारक नहीं बनाते हैं। क्लियरली समझ गए, साम्य प्राप्त नहीं होता। एक साम्य एक चीज आती है जो अपन आगे, जो अपना पूरा चैप्टर ही है रासायनिक साम्य, तो पढ़ेंगे आगे, सब कुछ धीरे धीरे सारे वर्ड आएंगे। साम्य इसमें प्राप्त नहीं होता, इसे तीर से दर्शाते हैं, इसे तीर से दर्शाते हैं, ठीक। इसके उदाहरण की बात करें तो NaCl एक्वा, एक तो ध्यान रखना जहां भी एक्वा है ना, AQ मतलब होता है कि जलीय विलयन, ठीक है, उसका जलीय विलयन। NaCl एक्वा मतलब नमक का जलीय विलयन, यानी कि मतलब नमक को जल में घोल दिया ना, वो वाला विलयन हो गया, जलीय विलयन, ठीक है। हाँ, नमक और जल मिला हुआ है, ये एक्वा, ठीक है। फिर बहुत बार आएगा S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, यहां आता है ना पास में लिखा हुआ, ठीक है। कई बार S आएगा, कई बार L आएगा, कई बार G आएगा, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक्वा यानी कि उसका जलीय विलयन टाइप, समझ गए। हाँ, तो NaCl AgNO3 से मिला है तो NaNO3 बनाया, और AgCl नीचे जम जाएगा, ठीक है, और किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। फिर जो उदासीकरण की जो अभिक्रिया होती है, HCl और NaOH, NaCl बन गया और H2 बन गया। अब ये फिर से उल्टी नहीं हो, रिवर्स नहीं हो सकती। समझ गए, HCl और NaOH ने मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया और H2 बनाया। तो अब ये वापस NaCl और H2 मिलकर ये नहीं बना सकते, ये नहीं बनाते। समझ गया, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि जिनको रिवर्स नहीं किया सकता। समझ गए। अब नेक्स्ट बात, काम की बात है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाएगी यदि इसे खुले निकाय में लिया जाए। समझ गए, मैंने बताया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वहीं पे पॉसिबल है जहां पर पात्र कैसा हो, जहां पर पात्र कैसा हो, बंद पात्र हो, या बंद पात्र हो या बंद निकाय हो, कैसा हो, बंद पात्र या बंद निकाय हो, ठीक है। तो आपके यहां पर अगर कोई अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, लेकिन यदि इसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को खुले निकाय में ले लिया जाए तब ये फिर क्या हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय हो जाएगी, यानी कि वो उत्क्रमणीय नहीं रहेगी। समझ गए, उत्क्रमणीय कब पॉसिबल है, ओनली फॉर बंद निकाय में। उत्क्रमणीय कब पॉसिबल है, केवल बंद पात्र में, बंद पात्र में ही जो उत्पाद है वो फिर से अभिकारक में बदल सकते हैं, केवल बंद पात्र में ही। ये बात ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, फिर किसकी बात करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो समान प्रायोगिक परिस्थितियों के अंतर्गत दोनों दिशाओं में चलती है, क्या करती है, दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है।
अभिकारक क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद भी पुनः क्रिया कर पश्च दिशा में अभिकारक बनाते हैं। ये बंद पात्र में संभव है। ये ओनली प्रकार संभव है बंद पात्र में। अब देखो, अभिकारक मिले, अभिकारक ने बनाया उत्पाद, ये होगी अग्र दिशा, आगे वाली दिशा, अग्र दिशा। ठीक है, अब फिर से जो उत्पाद है, उत्पाद मिलके क्या बनाते हैं, उत्पाद मिलके बनाएंगे अभिकारक, ये हो जाएगी पश्च दिशा, ये क्या हो, पीछे वाली दिशा। समझ गए? हाँ, तो अभिकारक उत्पाद बनाते तथा उत्पाद भी पुनः क्रिया कर पश्च दिशा में अभिकारक बनाते, ये बंद पात्र में ही संभव है। क्लियर? साम्य प्राप्त होता है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनमें रासायनिक साम्य भी प्राप्त होगा, और जो साम्य जो अपन शब्द कह रहे हैं वो प्राप्त होता है, साम्य प्राप्त होता है। ठीक है, तथा कभी भी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। अब इस स्थिति में अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आती है जब अभिकारक उत्पादों में बदलते हैं, उत्पाद अभिकारक में, मतलब ऐसे बदलते रहते हैं। ठीक है, अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में, तो कभी वो पूरा हो गई नहीं ना भाई अभिकारक ने मिलकर उत्पाद बना दिया। ठीक है, अभिकारक ने मिलकर जो आपके अभिकारक है उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया, और वापस उत्पाद ने मिलकर क्या बना दिया, अभिकारक बना दिया। ये क्रम चालू चलता रहता है, अभिकारक उत्पाद, उत्पाद अभिकारक। ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती, लगातार चलती जाती है। ठीक है ना? साम्य, तो ये साम्य वही स्थिति है जब दोनों की दर बराबर हो जाती है। ठीक है, साम्य प्राप्त होता है तथा कभी भी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। समझ गए? जबकि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। इसे इस प्रकार तीर से प्रदर्शित किया जाता है, एक इस साइड की यदि शो करता है किसको, अग्र दिशा को, यानी कि जो अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, नीचे वाला शो करेगा कि उत्पाद मिलकर अभिकारक बना रहे हैं। केवल बंद पात्र में संभव है। ये क्या, केवल बंद पात्र में संभव है। समझ गए? ये वाला किस में संभव है, ओनली फॉर बंद पात्र में। ठीक है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो हमेशा किसमें होगी, बंद पात्र में। और यदि इसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बंद पात्र के खुले में ले जाए तो ये भी अनुत्क्रमणीय बन जाएगी। बात समझ गए? चलो, उदाहरण क्या है, उदाहरण में ये बहुत सारे हैं, उनको समझ में एक देखो, एक तो होता है समांगी अभिक्रिया, ठीक है, एक होती है विषमांगी अभिक्रिया। ये इसको उदाहरण है सारे। इसमें देखो N2 और O2 मिलकर बना रहे 2NO, N2 और 3H2 मिलकर बना रहे 2NH3, यानी कि अमोनिया, और ये CH3 CWH जो भी है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेना। ठीक है, ये वाली चीजें, ये मतलब क्या, N2O2 मिलके 2NO बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 2NO वापिस इस N2 और O2 में बदल सकता है, टूट सकता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं समांगी अभिक्रिया और विषमांगी अभिक्रिया। तो समांगी क्या होता है, जिसमें केवल एक ही अवस्था उपस्थित होती है, यानी कि ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, और ये भी गैसीय अवस्था है। N2 3H2, ये भी देखो, ये भी गैसीय, ये भी गैसीय, और ये भी गैसीय, यानी सारे क्या है, एक ही अवस्था में, इसलिए इनको बोलते हैं समांगी। ठीक है, दूसरा होता है विषमांगी अभिक्रिया, एक से अधिक अवस्था उपस्थित होती है। क्या होती है, एक से अधिक अवस्था उपस्थित होती है। ठीक, तो एक से अधिक अवस्था यानी कि यहां पे देखो, ये CO3 ये किसमें बदल जाएगा, CaO और CO2 में। तो ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये गैस है। तो यानी कि एक से अधिक अवस्था है, दो तो किसमें, सॉलिड अवस्था में, एक किसमें, गैसीय अवस्था में। समझ गए? ठीक, यहां देखो, ये सॉलिड अवस्था में, लेकिन इसने दो यहाँ पे गैसीय अवस्था बना दी। तो यहां पर भी देखो, ये सॉलिड है, ये और ये गैस है, यानी कि ये क्या है, एक से अधिक अवस्था। एक से अधिक अवस्था यानी विषमांगी और समांगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रासायनिक साम्य की अवस्था। रासायनिक साम्य की अवस्था, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन रासायनिक साम्य की अवस्था। रासायनिक साम्य की अवस्था यानी कि साम्य की अवस्था, पहले समझेंगे साम्य की अवस्था, फिर वही अपना चैप्टर है रासायनिक साम्य की अवस्था, तो अपना टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साम्य की अवस्था क्या होती है, इस पर ध्यान रखो। ठीक है, देखो, साम्य अवस्था अर्थात क्रियाकारी बलों का संतुलन। जब किसी चीज का संतुलन होता है ना, कोई चीज संतुलन में होती है, उसको बोलते हैं साम्य अवस्था में। ठीक है, कोई भी चीज साम्य अवस्था में कब होती है, जब वो संतुलन में होती है, यानी कि अगर इस साइड उससे कोई फोर्स लग रहा है और इस साइड से फोर्स लग रहा है, दोनों सेम हो, तो वो कैसे होगी, संतुलन में, साम्य अवस्था में होगी। ठीक है, तो साम्य अवस्था अर्थात क्रियाकारी बलों का संतुलन। इसका अर्थ है अभिक्रिया के अग्र तथा पश्च दिशा में लगने वाले कारक
एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया को जो आगे बढ़ाने वाले कारक है, कि जो कारक अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं तथा जो कारक अभिक्रिया को पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, उन दोनों का क्या हो रहा है, संतुलन हो रहा है। वो दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसमें होता क्या है, उसमें आपके जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी उसमें आपको पता है R1 और R2 क्या होगी, आपके अभिकारक, और P1 और P2 क्या होंगे, आपके उत्पाद। R1 और R2 आपके अभिकारक होंगे और P1 और P2 होंगे आपके उत्पाद। तो होगा क्या, जैसे ही P1 P2 बनते हैं, अब देखो R1 और R2 क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ये आपस में क्रिया करेंगे, इनके बीच में अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके P1 और P2। ये क्या बनाएंगे, P1 और P2। धीरे 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 मतलब धीरे धीरे R1 R2 की संख्या घटती जाएगी और P1 P2 की संख्या बढ़ती जाएगी। समझ गए, ये होगा। जैसे जैसे P1 P2 बनते हैं, ठीक है, तो ये P1 P2 बन जाएगी। लेकिन अब फिर से जैसे जैसे P1 P2 बनेंगे, जैसे P1 P2 बने तो आपको पता है ये कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है। ये कैसी है, उत्क्रमणीय, यानी कि ये रिवर्स भी चल सकती है। यानी कि जैसे जैसे P1 P2 बढ़ेंगे फिर वो P1 P2 भी आपस में मिलकर वापस R1 R2 बनाएंगे। ये हो गया पॉइंट क्लियर। तो क्या होगा, R1 R2 पहले स्टार्टिंग में होंगे, वो आपस में क्रिया करेंगे, वो बनाएंगे P1 P2। जैसे जैसे P1 P2 बनने लगेंगे तो वो भी आपस में क्रिया करके बनाएंगे R1 R2। तो जैसे ही P1 P2 बनते हैं पच अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। ठीक है, R1 R2 से जैसे ही P1 P2 बनते हैं वो क्या करते हैं, पच अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। R1 R2 की सांद्रता कम होती है तो अग्र अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। अब देखो जैसे जैसे R1 और R2 मिलकर P1 P2 बनाएंगे तो साफ बात है R1 और R2 मिलकर P1 और P2 बना रहे हैं, तो जो R1 और R2 जो सांद्रता है, ठीक है, वो तो क्या होगी, कम होगी, और P1 P2 की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, और चूंकि R1 R2 की सांद्रता कम होगी तो जो अग्र अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अग्र अभिक्रिया की दर भी कम हो जाएगी और पच अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पच अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आखिर में एक ऐसी अवस्था आती है, आखिर में एक ऐसी अवस्था आती है जब दोनों दर बराबर हो जाती है। जब दोनों दर यानी कि जब जो अग्र अभिक्रिया की दर है और पच अभिक्रिया की दर दोनों क्या हो जाती है, समान हो जाती है, उसी को बोलते हैं साम्य अवस्था। इसे रासायनिक साम्य अथवा साम्य की अवस्था कहते हैं। समझ, इसको क्या बोलेंगे, साम्य की अवस्था कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, साम्य की अवस्था। क्लियर, बात समझ गए। इसे साम्य की अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, अग्र अभिक्रिया की जो दर होती है वो पच अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। अग्र अभिक्रिया की दर पच अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। अब देखो मैं बताता हूं चीजें अच्छे से। R1 और R2, ठीक है, ये दो थे स्टार्टिंग में, ये दो स्टार्टिंग में मिले, ये दो स्टार्टिंग में मिले। मान लिया ये जो भी थे, ठीक है, इनकी कुछ सांद्रता थी, उसका कुछ मान था, वैल्यू था, ठीक है, वो आप मान लो, ठीक है। और ये R1 और R2 मिलके इन्होंने क्या बनाया, P1 और P2 बनाना स्टार्ट किया, P1 और P2 बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो समय के साथ क्या होगा, R1 R2 में क्या आएगी, इनकी सांद्रता क्या होगी, कम, सांद्रता कम होगी। ठीक है, और ये P1 P2 बन रहे हैं तो इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि R1 R2 बाद P1 P2 बन रहे हैं तो आपको पता है चूंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो वापिस से P1 और P2 मिलकर R1 और R2 बना देंगे। क्या करेंगे, वापिस से P1 और P2 मिलकर R1 और R2 बना देंगे। ठीक है, तो ये P1 और P2 क्या करेंगे, वापिस P1 और P2 ये मिलकर R1 और R2 बनाएंगे, R1 और R2 बनाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी, तो ये भी बन रहा है R1 R2 से P1 P2 बन रहा है, P1 P2 से R1 R2 भी बन रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा, R1 R2 से P1 P2 बनने की दर ज्यादा होगी और P1 P2 से R1 R2 बनने की दर कम होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में शुरुआत में जो अग्र अभिक्रिया की दर है,
अग्र अभिक्रिया की दर वो क्या होगी, ज्यादा होगी। वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, पश्च अभिक्रिया की दर से। ठीक है, जो पश्च अभिक्रिया की दर है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ये घटते 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 फिर इसकी भी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये लगभग इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसकी स्पीड पश्च अभिक्रिया की दर और अग्र अभिक्रिया की दर समान हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, साम्यावस्था। वो क्या हो जाएगी, साम्यावस्था आ जाएगी। समझ गए, साम्यावस्था यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आगे वाली दर है अग्र की दर बराबर पश्च की दर। समझ गए, जिस दर से R1 R2 P1 P2 बना रहे उसी दर से P1 P2 क्या बनाएंगे, R1 R2। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये कार्यक्रम क्या लेकर चलता रहेगा, यानी कि R1 R2 से P1 P2 P1 P2 से R1 R2, ये लगातार चलता रहेगा और ये अंदरूनी तौर पर होता रहेगा, अपने को दिखेगा नहीं, अपने को दिखेगा नहीं। अब मैं आपको लेके जाता हूं पूरी जो डेफिनेशन थी पहले की उस पे। ये देखो, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय मतलब समझ गए, कि रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था, समझा दिया। उत्क्रमणीय मतलब जो उल्टी हो सके, करेक्ट। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति है, रासायनिक साम्य क्या है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति है जब अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो सांद्रता स्थिर हो जाती है मतलब जितना, मतलब ये समझ लो कि ये 2 किलो कुछ ये बन रहा था और 3 किलो ये था उस साइड या कुछ भी और था, तो वो ऐसे ही रहेगा, आपको कुछ बदलाव दिखाई देगा। जिस स्पीड से वो R1 R2 कम हो रहा है उसी स्पीड से वापस बन रहा है। समझ गए, जिस स्पीड से R1 R2 कम होकर P1 P2 बना रहा है उसी स्पीड से P1 P2 से R1 R2 फिर से बन रहा है। तो अपने को जो R1 R2 में कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं देगा। समझ गए, तभी देखो, तथा अभिकारक को तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है तथा समय के साथ कोई देखने योग्य परिवर्तन निकाय में नहीं होता। समय के साथ कोई भी देखने योग्य परिवर्तन निकाय में नहीं होता। ठीक है, अब देखो, तो यहां समझ में आ गया, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और उस स्थिति में दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती है। सांद्रता बराबर मतलब स्थिर, बराबर नहीं स्थिर हो जाती है। सांद्रता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। स्थिर मतलब जिस स्पीड से इसने P1 P2 बनाया तो P1 P2 का मान बढ़ा, लेकिन उसी स्पीड से P1 P2 क्या हुआ, घट जाएगा और R1 R2 बना देगा। ठीक है, ये चेंज ऐसे होगा कि एक साइड से बन रहा है, एक साइड से मतलब घट रहा है, एक साइड से बढ़ रहा है, एक साइड से घट रहा है, एक साइड से बढ़ रहा है। अपने कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी देखने योग्य परिवर्तन अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। समझ गए, ये होता है साम्यावस्था, ये होता है साम्यावस्था। ठीक है, इसे साम्य की अवस्था कहते हैं, इसे साम्य की अवस्था कहते हैं। ठीक है, चूंकि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रासायनिक साम्य पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसे रासायनिक साम्य अथवा साम्य की अवस्था अपन कह सकते हैं। अब आपके माइंड में एक बात तो आई रही होगी कि सर आपने ये शब्द एक साइड लिया साम्य की अवस्था और यहां बोलते हैं रासायनिक साम्य, तो क्या भौतिक साम्य नाम की भी कोई चीज होती है क्या? ऐसा भी माइंड में आ रहा होगा ना कि सर क्या भौतिक साम्य नाम की भी चीज होती है? तो हाँ, जी हाँ, बकायदा भौतिक साम्य नाम की भी चीज होती है। क्या होता है, देखो, साम्य दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से? भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य। साम्य किस प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य। अब भौतिक साम्य क्या है और रासायनिक साम्य क्या है, सब कुछ बताऊंगा। अभी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन क्या, सिंपल सी बात है कि जो भौतिक टाइप की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, भौतिक टाइप की जो अभिक्रिया होती है उनका जो साम्य है वो कहलाएगा भौतिक साम्य, और जो रासायनिक टाइप की जो रिएक्शन होती है उनका साम्य कहलाएगा रासायनिक साम्य। समझ गए, सिंपल सी बात ये है देखने वाली, इसमें कोई ज्यादा आपको आगे अपन एग्जाम्पल और सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो एक हो गया भौतिक साम्य, एक हो गया रासायनिक साम्य। ये बात होगी क्लियर? चलो, एक बात ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी कहीं भी बोर फील मत करना, ये बता रहा हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर ने ये थ्योरी लिखवाई है इतनी सारी, तो ये थ्योरी स्टार्टिंग है, चैप्टर का स्टार्टिंग है, और चीजें जो समझने की है वो समझोगे जब आपका बेस अच्छा होगा, पिलर अच्छा होगा। और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जब आपका बेस अच्छा होगा, जब आपका बेस है ना
वो बेस अच्छा होगा ना, तो ही जाके चीजें हो पाएगी, ठीक है ना। अब अपन देखो आगे बहुत सारी चीजें समझेंगे, अभिक्रिया क्या होती है, परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल माइनर माइनर डिफरेंस जो आप अच्छे से समझोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक। हाँ, चलो, तो आपका बेस है, जो आधार है वो मजबूत होना जरूरी है। तो भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य, भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य। अब देखो, यदि अब अपन भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य की बात करें तो उससे पहले एक कुछ पॉइंट आते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर भौतिक परिवर्तन में परिभाषा देखूं तो इसमें केवल पदार्थ का रूप बदलता वगैरह वो चीज होती है, और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देखो तो इसमें पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल जाता है। अब फिर से पीछे आते हैं अपन, एक बात ध्यान रखना, यहां पे तो क्या होगी, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। यहां पे क्या होगी, भौतिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, भौतिक अभिक्रिया, क्लियर। अब एक चीज आती है, चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन। ये जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन सेम चीज नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या थी, या तो खुद या किसी दूसरे के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करे, ठीक है, खुद या फिर दूसरे के साथ मिलकर नए पदार्थ का कुछ निर्माण करे। जबकि यहां पर क्या है, ये परिवर्तन है, परिवर्तन सिर्फ खुद पे लागू है, सिर्फ एक के ऊपर, समझ गए। तो यानी कि जो परिवर्तन है उसको आप अभिक्रिया बोल सकते हो, यानी कि जो परिवर्तन है वो अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया का एक सब पार्ट है, समझ गए, वो क्या है, सब पार्ट है। बात क्लियर। हाँ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होंगे भाई, R1 R2 मिले P1 P2 बना दिया, और इन जो परिवर्तन में अपन किसी एक चीज की बात करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली क्या बदला हुआ है उसकी बात करेंगे, समझ गए। हाँ, तो अब देखो, भौतिक परिवर्तन, इसमें केवल पदार्थ का रूप बदलता है। ये बहुत बार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपके ऐसे ही नहीं है, नॉर्मली कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत बार सवाल पूछे गए, ठीक है ना। अभी कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जहां ये टॉपिक है वहां इससे संबंधित सवाल आ ही जाता है कुछ ना कुछ देके, कि बताइए ये कौन सा परिवर्तन है, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, और बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन अधिकतर बच्चों के कंफ्यूजन होता है, फिर वो जो मतलब जो समझ नहीं पाते उन चीजों को याद करते हैं, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जरूर थोड़ी वही आएगा, एग्जाम्पल कोई दूसरा भी आ सकता है, ठीक है ना। चीज को समझना है कि होता क्या है, बस बात खत्म। फिर रटने का काम ही नहीं है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें केवल पदार्थ का रूप बदलता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें केवल पदार्थ का क्या होता है, रूप बदलता है। इसमें केवल पदार्थ का इसमें केवल पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदलती। सिर्फ क्या बदलता है, रूप, पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदलती, रासायनिक पहचान नहीं बदलती। इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये उत्क्रमणीय है, यानी कि ये इसको उल्टा भी किया, रिवर्स भी किया सकता है। देखो, नया पदार्थ नहीं बनाए, नया पदार्थ नहीं बनाए, तो इसको उल्टा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो चीजें समझाता हूं कैसे। एक आता है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। तो जो H2O था, H2O, ये किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, सॉलिड। फिर ये पिघल गया, और इसने पिघल के क्या बनाया, H2O द्रव बना दिया, H2O द्रव बनाया। तो ठोस से द्रव में बदला है, ये क्या हुआ है, H2O था, ठोस से द्रव में बदला है। अब भौतिक परिवर्तन की क्या परिभाषा होती है, इसमें केवल पदार्थ का रूप बदलता है, पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदलती है, उसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और ये क्या है, उत्क्रमणीय है। अब देखो, H2O ठोस था, ठोस से किसमें आ गया, द्रव रूप में, ठोस रूप से किसमें आ गया, द्रव रूप में, इसमें पदार्थ का
रूप बदलता, केवल रूप बदला, उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदली। अब देखो ये जो बर्फ था, एक्चुअली H2O ठोस मतलब क्या, वो बर्फ, ये बना पानी, ठीक है। तो इसकी भी जो रासायनिक पहचान है वो क्या, H2O है, और इसकी भी जो रासायनिक पहचान है वो क्या, H2O है, ठीक। तो रासायनिक पहचान नहीं बदली है भाई। बर्फ था तब भी आपने क्या बोला कि ये H2O है, और ठोस है तब भी आपने क्या बोल दिया, H2O, यानी कि इसकी रासायनिक पहचान नहीं बदली है, रासायनिक पहचान इसकी बदली नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब नया पदार्थ क्या बना है, तो बर्फ से पानी बन गया, और क्योंकि नया पदार्थ थोड़ी है, बर्फ और पानी में क्या फर्क है, कुछ फर्क है क्या, ये उत्क्रमणी है। अब आप फिर से क्या कर दो, इस पानी को जमा दो, पानी को जमा दो तो ये ठोस बर्फ बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, कोई सिंपल सा उसका भौतिक चेंज होगा। भौतिकी रूप से जो चेंज होता है, भौतिकी रूप से जो जो आपको दिखता है, उसमें जो चेंज होता है वो हो जाएगा, बस ठोस से द्रव में बदल जाएगा, ठीक है, कोई कोई द्रव है थोड़ा गैस में बदल जाएगा, वो वाली चीजें, ठीक है ना। अब जैसे कि पानी का जमना, सेम वही चीज है, पानी का जमना है तो पानी जमेगा, फिर से उस जमे हुए पानी को आप पानी में बदल सकते हो। पानी का वाष्पन हुआ, पानी का वाष्पन हुआ, अब जैसे पानी भाप बन गया, फिर से उस भाप को पानी में ला सकते हो। पहले क्या था, पानी वही पानी था, पानी था वही पानी, जैसे कि H2O एक टाइप द्रव है, आपने इसको उबाल के क्या बना दिया, H2O गैस बना दिया, यानी कि वाष्प रूप में बना दिया। फिर से आप यदि इसको करोगे ठंडा, ये बन जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है, वो का वो H2O है, ये भी वो का वो H2O है, ठीक है। ये द्रव था, ये गैस था, यानी कि ओनली फॉर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, केवल पदार्थ का रूप बदला है। रूप बदला यानी कि ओनली फॉर उसकी अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन, ठोस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, सॉरी ठोस से सॉलिड क्या, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड से गैस, ये वाली होती है अवस्था परिवर्तन, समझ गए। अब जैसे कि मैंने बताया लोहा का चुंबक बनना, देखो लोहा है, लोहे को अपन क्या कर सकते हैं, चुंबक में बदल सकते हैं, चुंबक में बदल सकते हैं। लेकिन लोहा चुंबक बनेगा तो जो लोहे की जो रासायनिक पहचान है वो कि वो चुंबक की भी है, वो कि वो चुंबक की भी है, चुंबक की रासायनिक पहचान कोई दूसरी नहीं है। तो अपन चुंबक को वापस से लोहा बना सकते हैं, उसमें रिवर्स किया सकता है। तो लोहे को चुंबक बनाओ या चुंबक से लोहे, ये चीजें आपस में एक दूसरे को रिवर्स करती है, ठीक है। शक्कर का पानी में घुलना, फिर आपने शक्कर पानी में घोल दी, उसको फिर से बाहर भी निकाल सकते हो चीज को, ठीक है। ये सब क्या है, सारी चीजें भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, जिसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे कि पहले शक्कर थी, वो क्या थी, ठोस थी, सिर्फ ठोस थी, फिर क्या होगा, पानी के साथ मिलकर क्या बना दिया, विलन बना लिया, विलन बना, किस कंडीशन में आ गई, एक्वा कंडीशन में विलन बना लिया, ठीक है। तो उस विलन में से फिर से आप शक्कर बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाली बात है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें केवल पदार्थ का रूप बदलता है, क्या होता है, रूप बदलता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदलती, उसकी जो रासायनिक पहचान है वो नहीं बदलती। इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और ये क्या, उत्क्रमणी होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणी होते हैं, उनको उल्टा भी, रिवर्स भी किया जा सकता है, जो बना है उसका उल्टापन किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, रासायनिक परिवर्तन। अब किसकी बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल जाता है, इसमें पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल, जो पदार्थ होता है ना, नया पदार्थ बनता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें क्या एक नए पदार्थ में बदल जाता है, जिसमें अलग रासायनिक संरचना होती है, इसमें अलग रासायनिक संरचना होती है, ठीक। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इसको उल्टा नहीं किया सकता। वो किसी एक जो पदार्थ है उसमें जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया सकता, यानी कि उसको वापस रिवर्स नहीं लाया सकता। ये परिवर्तन क्या है, अनुत्क्रमणीय है, इसको फिर से रिवर्स नहीं किया सकता। अब जैसे कि दूध से दही बना, दूध से दही बना, अब दूध से दही बना, अब ऐसा कोई इंसान है जो उसी दूध से, उसी दही से फिर से दूध बना दे, दूध से
रिएक्शन हुई, रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसमें जो भी रासायनिक परिवर्तन हुआ उससे क्या बन गया, दही बन गया। अब मेरे को इस टाइप का कोई बंदा बता दो तो दही से फिर से दूध बना दे, कोई है तो ले आना मेरे पास, ठीक है। तो अब आप ये मत कहना कि सर इसी दही को किसी दूसरा दूध नहीं लाना है, ठीक है। ये जो चीजें आपके पास है, जितने दूध से दही बनाए उसी दही को आप ऑटोमेटिकली दूध में बदल दो, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, दूध अपने आप में अलग चीज थी, ठीक है, दूध के गुण अलग थे। अब आप क्या बहुत सारे बोलते हो कि भाई दूध है, दही है, तो दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं, ठीक है। दूध आप उल्टा, जब आपको ठंड लगती है या फिर ऐसा लगता है कि सर्दी, चलो दूध पी लेते हैं, ठीक है। और दही कब खाते हो, जब थोड़ा गर्मी का माहौल होता है तब खाते हो। तो देखो दोनों का काम ही उल्टा हो गया, मतलब ये एक चीज को आप तब खा रहे हो जब आपको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, एक चीज को कब खा रहे हो जब आपको ठंडक चाहिए, ठीक है ना। दूध के गुण अलग है, दूध के बारे में चीजें जो अलग है, दही की बातें अलग है, ठीक है। तो इसमें पदार्थ, नए पदार्थ में बदल जाता है, दूध नए पदार्थ दही में बदल गया, इसमें अलग रासायनिक संरचना होती है, इसमें अलग रासायनिक संरचना होती है। दूध की संरचना अलग होती है, दही की संरचना अलग होती है। दूध में जो चीजें होती है वो अलग होती है, दही में जो चीजें होती है वो अलग होती है, ठीक है। दूसरा, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, यानी कि अब आप इसको उल्टा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप इस दही को वापस दूध में ले आओ, आप ऐसा भी नहीं कर सकते इस दही को दूध में बदल दो। समझ गए, ये समझ गए। चलो एक पॉइंट आता है लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना। अब लोहा है, ठीक है, लोहे को अगर जंग लग गया ना, लोहे को जंग लग गया तो साफ बात है वो लोहा खराब हो गया, ठीक है। फिर उसको वापस बदला नहीं जा सकता। या तो आप क्या करोगे कि ऊपर वाला भाग हटा ही दो, तो लोहे का नुकसान हो गया कि लोहे का कुछ पार्ट हटा के आपने वो जंग को हटाया है, समझ गए। बिना किसी लोहे में छेड़छाड़ किए वो जंग निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये वाली बात है। लोहे को जंग लगा तो लोहा चीज क्या है, अपने आप में अलग है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, लेकिन जंग लगा हुआ लोहा वो अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, समझ गए। जो फल है, फलों का सड़ना, फल है कुछ भी मान लो, ठीक है, ये फल है, फल क्या हो गया, सड़ गया, सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ फल। अब देखो जब ये फल था तब इसको आप शौक से खा रहे थे, तो आप इसको क्या कर रहे थे, शौक से खा रहे थे, मजे से खा रहे थे, और आपको खाने के लिए कोई ना भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये फल क्या हो गया, सड़ा हुआ फल हो गया, आपको बोले कि इसको मत खा, इसको नहीं खाना है, ये खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। भाई क्यों, ये भी फल है वो भी फल है, ये भी फल है और वो भी फल है, इसको खाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ये खाए स्वास्थ्य के लिए बेकार। बात वही तो, वही हुआ क्या है, ये पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, फल के अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ और क्या बन गया, एक सड़ा हुआ फल बन गया, यानी कि एक नया पदार्थ बन गया। ये फल से ही उसने सड़ा हुआ फल बना, वो अपने आप में नया पदार्थ है। क्या है, नया पदार्थ है जिसमें अलग रासायनिक संरचना होती है, यानी कि जो ये फल जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, ठीक है, अब वो सड़ा हुआ फल आपके स्वास्थ्य के लिए बेकार हो गया, आप इसे नहीं खाओगे और नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जहर के समान हो गया, समझ गए। हाँ, तो ये फल ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, ये स्वास्थ्य के लिए बेकार हो गया, यानी कि हुआ क्या है, इनमें रासायनिक परिवर्तन हुए, इसमें क्या है, रासायनिक संरचना है वो चेंज हो गई, समझ गए, ये वाली बात है। खाना पकाना, अब खाना कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज आपने पकाया, कुछ भी चीज को आपने पकाया, खाने को कुछ भी मान लो, भले आलू है, आलू ले लिया, ठीक है, आलू को उबाल लिया, उबाल के आलू की सब्जी बना दी। अब क्या उन्हीं जो आलू की सब्जी बनी है उसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है कि वो उन सबको ऐसे उबले हुए आलू को एकदम से टाइट करके आलू बना दो, ऐसा बन सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया रिवर्स नहीं हो सकती, एक बार आपने किया, ठीक है, उसके बाद उसको वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जो आलू, जो नॉर्मल आलू था वो अलग चीज थी, जो आलू उबला हुआ था वो अलग चीज है। नॉर्मल आलू वो अपने आप में अलग चीज थी, उबला हुआ आलू अलग चीज है, उसके रासायनिक गुण अलग है, ठीक है ना। अब जैसे कि जलना, कोई भी चीज जल गई, कोई भी चीज क्या हो गया, जल गया, साफ बात है, उसको भी वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। जल गया मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गए, ठीक है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गए, करेक्ट। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ एक नए पदार्थ में बदल जाता है,
जिसमें अलग रासायनिक संरचना होती है, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। तो आपको मेरे ख्याल से आज ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलो एक मस्त एग्जाम्पल लिया मैंने ताकि हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक चीज होती है मोम का पिघलना। तो देखो मोम का पिघलना क्या भौतिक परिवर्तन है? भाई मोम है, ठोस कुछ भी, मोम ठोस फॉर्म में था, वो क्या हो गया? पिघल गया। वो क्या हो गया? पिघल गया और ये बन गया द्रव फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में बन गया। मोम का पिघलना, ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, ठोस से द्रव में बदल गया। ठीक, कोई पूछे आपसे कि मोम का पिघलना क्या होता है? मोम था, मोम ठोस था, ठोस से क्या हो? पिघल के द्रव बन गया। तो क्या हो गया? ये रूप में परिवर्तन हुआ, जो इसकी अवस्था है सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, बाकी कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि सर मोमबत्ती का जलना क्या है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन? एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ए बी सी डी। एक में ले लिया कि बताओ ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है। एक में बता दिया कि ये कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं है, या फिर कोई नहीं है। तो कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? भौतिक भी होगा, रासायनिक भी होगा। कैसे? देखो, मोमबत्ती जलेगी, अपन स्टार्टिंग करते हैं मोमबत्ती की। मोमबत्ती जलती है तो दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है? मोमबत्ती का मोम पिघल के नीचे आता है, जमता है। दूसरा होता है उजाला उत्पन्न होता है। ठीक है, उजाला उत्पन्न होता है, CO2 बनती है। तो दो प्रकार की चीजें होती है। तो यानी कि इसमें क्या होगा? भौतिक परिवर्तन तो क्या हुआ? मोम का पिघलना, जो आपके मोम था वो पिघल गया, मोम की भौतिक अवस्था ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी, वो हो गया भौतिक परिवर्तन। उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? CO2 का उत्पादन। भाई आप ईंधन जल रहा है ना, ईंधन है। ठीक है, जब आग लग रही है, वो जल रहा है, वो क्या है? ईंधन है। अभी पीछे बताया जलना, ये क्या है? जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जलना क्या है? जब भी कोई चीज जलेगी तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। पहले CO2 कहाँ थी, लेकिन वो CO2 फिर से मतलब CO2 बन गई ना रिएक्शन होके। ठीक है, ये वाली बात है। तो CO2 का उत्पादन करने के लिए O2 की उपस्थिति में क्या होगा? दहन होगा। ठीक है, CO2 का उत्पादन करने के लिए O2 की उपस्थिति में दहन होगा। वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यानी कि जो मोमबत्ती का जलना है वो क्या है? दोनों है, रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। ठीक है, और जो मोम का पिघलना है वो सिर्फ भौतिक परिवर्तन। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन चीजें समझ गए होंगे। क्लियर? अब मैं आपको फिर से बात बता देता हूं, जो पॉइंट मैंने पहले कहा था कि जो एक होता है अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? अभिक्रिया की डेफिनेशन मैंने ये लिखवाई थी कि जिसमें कोई भी पदार्थ स्वयं या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके वो क्या करता है? नए पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक, और जो परिवर्तन होता है उसमें लगभग चीजें स्वयं ही होती है। ठीक है ना, इन दोनों में फर्क होता है। सारी अभिक्रिया को आप परिवर्तन नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो परिवर्तन है वो अपने आप में क्या है? अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन है वो अभिक्रिया का एक पार्ट है, ये समझना है। चलो, हालांकि ये बहुत माइनर माइनर बातें हैं, हर कोई आपको इतनी सारी चीजें बताता नहीं है। नेक्स्ट, अब आता है भौतिक साम्य के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। भौतिक साम्य के उदाहरण, हालांकि वो अपने भौतिक साम्य अपने सिलेबस में नहीं, अपने को पढ़ना है रासायनिक साम्य, लेकिन इस भौतिक साम्य से अपन रासायनिक साम्य समझने में इजी हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनमें सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भले वो भौतिक साम्य के क्यों नहीं हो। ठीक है ना, वो सवाल भी एग्जाम में आते ही है। तो भौतिक साम्य के उदाहरण देखते हैं अपन क्या देखते हैं? भौतिक साम्य के उदाहरण, और आगे यही है, आगे सारी चीजें भौतिक साम्य के उदाहरण ही है। ठीक है, चलो भौतिक साम्य के उदाहरण। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये सारा मतलब बहुत ही मस्त मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। द्रव गैस साम्यावस्था, भौतिक साम्य के उदाहरण में अपन पहला लेते हैं
द्रव गैस साम्य अवस्था, यानी कि द्रव और गैस के अंदर जो साम्य अवस्था स्थापित होती है वो इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, ठोस द्रव साम्य अवस्था, फिर होगा ठोस वाष्प साम्य अवस्था। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं कि द्रव गैस साम्य अवस्था, इसको पता चले समझ जाएंगे, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। द्रव गैस साम्य अवस्था, एक तो क्या है, बंद पात्र में पानी का वाष्प में बदलना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो साम्य अवस्था कहां प्राप्त होती है, बंद पात्र में। साम्य अवस्था कहां प्राप्त होगी, बंद पात्र, क्योंकि बंद पात्र में ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया संभव है। समझ गए? एक बात ध्यान रखना, जो साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था साम्य की स्थिति अपने को मिलेगी कब, साम्य की स्थिति मिलेगी अपने को केवल और केवल किसमें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। किसमें मिलेगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहां होती है, केवल और केवल बंद पात्र में, केवल और केवल बंद पात्र में। यदि इसको भी खुले पात्र में रख दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। समझ गए, ये भी क्या हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। बात क्लियर, समझ गए? तो आपको ये चीज ध्यान रखना। तो साम्य किसमें प्राप्त होता है, किस कंडीशन में होता है प्राप्त अपने को, उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है उनकी कंडीशन में प्राप्त होता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहां होती है, केवल केवल बंद पात्र में। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं, बंद पात्र में पानी का वाष्प बदलना, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। बंद पात्र में पानी का वाष्प बदलना, यानी कि द्रव से क्या गैस, द्रव से गैस, पानी, पानी क्या द्रव है और वाष्प क्या गैस है, द्रव से गैस में बदलना। इसमें क्या होगा, वो अपन ने क्या किया है, नीचे से हीट कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। एक बंद पात्र है, ये क्या है, बंद पात्र। बंद पात्र, यहां रखा हुआ है H2O लिक्विड, यहाँ पे क्या H2O लिक्विड। अब जैसे जैसे आप इसको गर्म करोगे, जैसे जैसे आप इसको गर्म करोगे, ये क्या बनेगा, H2O गैस बनेगा। ये क्या बनेगा, H2O गैस। ठीक, स्टार्टिंग में गैस जीरो होगा, सारा सारा लिक्विड होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, धीरे 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 गैस बनेगी। H2O लिक्विड है, पानी से क्या हो जाए, वाष्प बनेगी। फिर वाष्प धीरे धीरे समझे, जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगा, फिर ये वाष्प से वापस संघनन होकर, ये मतलब रिवर्स होकर वापस लिक्विड बनेगा, वापस लिक्विड भी बनेगा। समझ गए? तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये धीरे धीरे ये H2O लिक्विड की मात्रा घटेगी और H2O गैस की मात्रा बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस लिक्विड से, यानी पानी से जो वाष्प का बनना और वाष्प से वापस पानी का बनना, ये दोनों दर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस वाष्प से, सॉरी, पानी से वाष्प का बनना और वाष्प से पानी का बनना समान हो जाएगा। समझ गए? ये संभव कब है, जब ये पात्र बंद हो, ये पात्र खुला होगा ना, तब कुछ नहीं होगा, तब ये सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। खुले पात्र में आप यदि गैस के ऊपर, गैस स्टोव है, उसमें कोई भी बर्तन ले लो, उसमें पानी ले लो और रख लो, छोड़ दो उसको, क्या होगा, पानी गैस बनकर उड़ जाएगा। समझ गए? अपने को क्या करना है, सारी कंडीशन स्थिर रखनी है, बाकी सारी कंडीशन स्थिर रखनी है। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन स्थिर रखनी है, यानी कि इसके लिए क्या चाहिए, बंद पात्र चाहिए। क्या चाहिए, बंद पात्र। समझ गए? हाँ, ताकि उसमें बाहर से कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। ठीक है, बाहर से कोई चीजें ऐसी नहीं हो, जो दबाव है, दबाव भी जो आंतरिक है वही चीजें सब कुछ हो। ठीक है, कुछ बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं हो, बाहर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो जो आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले में क्या होगा, H2O लिक्विड से H2O गैस बनेगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी भाई, H2O गैस से भी लिक्विड बनेगा। एक स्थिति में क्या होगा, जो जिस स्पीड से ये पानी से वाष्प बन रहा है, उसी स्पीड से वाष्प से पानी बनेगा। ये होता है, ये हो जाएगा धीरे धीरे। समझ गए? और उस स्थिति को बोलेंगे साम्यावस्था, उस स्थिति को बोलेंगे अपन साम्यावस्था। सिंपल सी बात ये है, ये साम्यावस्था। साम्यावस्था में क्या हो रहा है, साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, वाष्प बनना, वाष्प बनना, और ये जैसे कि पानी है, तो पानी से वाष्प बनना और वाष्प से पानी बनना, दोनों की दर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ पानी से वाष्प बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वाष्प बनी, फिर वो वाष्प वापस क्या होगा, पानी बनेगा। तो ऐसे अपने को फिर परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अभी क्या होगा, कंडीशन ऐसी आएगी, साम्य अवस्था पे स्थिर हो जाएगा, एकदम से स्थिर। अपने को लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, अपने को क्या लगेगा कि कुछ नहीं, अरे यार पानी जितना था, पानी इतना था, इतना कहता पानी है। ठीक है, और जो गैस जितनी दिख रही थी ऊपर, जो वाष्प वो उतनी कुत्ती है, लेकिन नहीं, वो आपकी आंखों का धोखा है। कारण कि देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता, उस परिवर्तन को आप देख नहीं सकते, उस परिवर्तन को आप देख नहीं सकते,
देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। ये सबसे मेन बात है, समझ गए। तो क्या होगा, देखने योग्य परिवर्तन सर क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना पानी भाई, जैसे कि अगर 1 सेकंड की बात करें, मिली माइक्रो सेकंड की बात करें, बहुत कम समय की, उस समय में जितना ये पानी वाष्प में बदला ना, उतनी की उतनी वाष्प फिर से क्या बना देगी, पानी बना देगी। तो आपको कुछ बदलाव महसूस ही नहीं होगा, आपके लिए लगेगा कि सेम ही है, अरे स्थिर है, देख रहा हूं बस वो ऐसे ही, ये क्या लगातार चलता जाएगा, ये अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होने वाली, ऐसी बात। ये अभिक्रिया कभी पूर्ण, क्योंकि ऊर्जा की हानि हो नहीं रही है, ऊर्जा की हानि हो नहीं रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं, समझ गए। हाँ, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, कभी भी पूर्ण नहीं होगी। पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, पानी से वाष्प, पानी, ये चीजें चलती रहेगी, ये वाली चीजें चलती रहेगी, समझ गए। तो यानी कि जो H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड से क्या बन जाएगा, H2O गैस बन जाएगा। H2O लिक्विड से क्या बन गया, H2O गैस बन गया, ठीक है। यानी कि H2O लिक्विड क्या हो गया, द्रव, यानी कि जो पानी, ठीक है। और इसने क्या बना दिया, वाष्प बना दिया, गैस रूप में क्या बना दिया, वाष्प यानी कि भाप, समझ गए। अब साम्य अवस्था पर क्या होगा, साम्य अवस्था की स्थिति पर क्या होगा, वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर। अब देखो और चीजें बताऊं आपको थोड़ा अच्छे से, वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, ये फायदे हैं डिजिटल बोर्ड के। हाँ, वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर क्या होगा, वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर। अब देखो, यानी कि वाष्पन की दर क्या है, अग्र अभिक्रिया, ठीक है, अग्र अभिक्रिया, ये क्या भाई, जो अग्र अभिक्रिया हो रही है उससे क्या बन रहा है, वाष्प बन रही है, ठीक है। और जो पच अभिक्रिया उससे क्या, और संघनन, संघनन यानी कि वापस वाष्प से पानी में बदलना, पच अभिक्रिया। तो इनकी भी जो दर है साम्य अवस्था में, इनकी भी जो दर है, रेट है कि अग्र अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, यानी कि जो अग्र अभिक्रिया क्या है, पानी से वाष्प में बदलना, ये हो जाएगी आपके अग्र अभिक्रिया। और पच अभिक्रिया क्या है, वाष्प से पानी में बदलना, वाष्प से पानी में बदलना, ये हो जाएगी पच अभिक्रिया, समझ गए, ये उल्टा। तो साम्य अवस्था पे क्या होगा, इन दोनों की दर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। समझ गए बातें। तो यानी कि इनकी क्या होगी फिर साम्य अवस्था पे, एक तो दर बराबर हो जाएगी, दूसरा पॉइंट इनकी सांद्रता स्थिर हो जाएगी, सांद्रता सांद्रता स्थिर हो जाती है, सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। सांद्रता स्थिर मतलब, सांद्रता स्थिर मतलब कैसे, आपको मैंने बताया ना कि एक स्थिति ऐसी आएगी साम्यावस्था में, जिस स्थिति में आपको लगेगा कि H2O लिक्विड जितना है उतना का उतना है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और जो H2 गैस है वाष्प है वो भी उतना का उतना, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि जिस स्पीड से जितना ये इसमें बदल रहा है उतना का उतना वापस ये वापस इसमें बदल रहा है, यानी कि आपको जो देखने योग्य कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, आपको लगेगा कि सांद्रता क्या स्थिर है, और ये स्थिर ही होती है, आपके लिए स्थिर हो जाएगी, मतलब ठीक है, आपको देखने में स्थिर हो जाएगी, लेकिन इसका कुछ भाग गैस बन गया, फिर से वो वापस गैस लिक्विड में बदल गया, तो आपको कुछ बदलाव महसूस नहीं होगा, कुछ भी बदलाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज जितना भाई 100 था, ठीक है, 100 में से 0.1 निकल गया, 0.1 निकल गया तो 99.9 हो गया, लेकिन वापस वो 0.1 वहां से बन के आ गया, उसी टाइम में बन के आ गया, तो वापस ही 100 हो गया, समझ गए। तो वो परिवर्तन आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, ठीक है, देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, तभी तो लिखा है उसमें कोई भी देखने योग्य परिवर्तन
नहीं होता। सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, एक एक करके, समझ गए, एक एक करके मैं आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। ठीक, तो ये होता है साम्य अवस्था। तो अब मेरे को लगता है कि आपको डाउट सारे क्लियर होंगे। साम्य अवस्था क्या होती है कि सर साम्य अवस्था वो स्थिति होती है जब जो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, पहली बात तो ये साम्य अवस्था पॉसिबल किसके लिए, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनके लिए। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहां होती है, बंद पात्र में। साम्य अवस्था किसके लिए पॉसिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मैंने पहले एक बार उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह स्थिति, यानी कि जो साम्य अवस्था क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह स्थिति है। तो यानी कि ये पॉसिबल किसके लिए है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहां पॉसिबल है, बंद पात्र में। ठीक, अब उसमें सर होगा क्या, जो R1 और R2 दो अभिकारक है वो मिलके P1 और P2 बनाएंगे। जैसे जैसे P1 P2 बनेंगे तो वापस वो P1 P2 क्रिया करके R1 R2 बनाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया का उत्क्रमणीय है। धीरे 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 P1 P2 की जो सांद्रता है वो घटेगी, सॉरी R1 R2 की सांद्रता घटेगी, P1 P2 की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, और जो अग्र अभिक्रिया की दर है वो थोड़ी घट जाएगी और पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च की दर बराबर हो जाएगी, यानी कि जिस स्पीड से R1 R2 P1 P2 बना रहे हैं उसी स्पीड से P1 P2 क्या बनाएगा, R1 R2 बनाएगा, यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। उस स्थिति में R1 R2 की सांद्रता, ठीक है, वो इतनी कितनी रहेगी, अपने को उसमें कुछ चेंज दिखाई नहीं देगा। P1 P2 की सांद्रता वो भी इतनी कितनी रहेगी, उसमें भी कुछ चेंज दिखाई नहीं देगा। समझ गए, वो स्थिर रहेगी, अपने को कुछ देखने को परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए, तो ये हो गया भौतिक साम्य के उदाहरण। ऐसी की ऐसी बातें रासायनिक में क्या है, चीजें आपको दिखती नहीं है। जैसे ये मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया, ये वाला अपन ने एग्जाम्पल दिया, आपको फील हो सकता है, इसको फील कर सकते हो, क्योंकि इसको आपने किया भी है। नॉर्मल लाइफ में अपन देखते भी ये चीजें कुछ, हालांकि आपने बंद पात्र में नहीं किया होगा, लेकिन आपने इसको फील किया होगा तो आपको समझ में आ रहा है। यही मैं चीज किसी रासायनिक वाला एग्जाम्पल लेके बताता तो हो सकता था आपको उसमें थोड़ा सा वो फील नहीं आए। समझ गया, बाकी ऐसी कैसी चीज रासायनिक साम्य में भी होने वाली है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, भौतिक साम्य का। नेक्स्ट, ठोस द्रव साम्यावस्था। ठोस द्रव में नहीं, बर्फ क्या ठोस है, बर्फ क्या है ठोस है, और पिघल के क्या बन गया, द्रव बन गया, यानी कि पानी। ठीक है, तो यानी कि H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी साम्यावस्था बैठ जाती है। इसको भी यदि इस बर्फ को यदि बंद पात्र में पानी में पिघलाया जाए तो इस एक स्थिति ऐसी बनती है कि बर्फ पानी में पिघल रहा है, पानी वापस जम के बर्फ बन रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये साम्य स्थापित हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाता है। समझ गए, इसमें भी साम्य स्थापित हो जाएगा। जिस स्पीड से बर्फ क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, उसी स्पीड से वापस पानी क्या बनाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपको साम्य स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक, एक होता है ठोस वाष्प साम्यावस्था। ठोस वाष्प साम्यावस्था, ठोस वाष्प में नहीं, यानी कि क्या हुआ, ठोस डायरेक्टली वाष्प में बदल रहा है और उनके बीच में साम्यावस्था, यानी कि ठोस से वाष्प, वाष्प से ठोस। ठीक है, अब जैसे कि I2, ये क्या है आपका, आयोडीन। ये क्या है, आयोडीन है। ये क्या है, आयोडीन। अब आयोडीन ठोस से ये डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, और वापिस इसको इसी अभिक्रिया को बंद पात्र में लेकर सब कुछ चीजें स्थिर रखकर किया जाए तो ये वापिस वाष्प से क्या बन जाएगा, आयोडीन ठोस बन जाएगा। वाष्प से क्या बन जाएगा, आयोडीन ठोस बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सेम टू सेम आपके क्या है, ये वाला देखो एग्जांपल, ठोस से वाष्प वाली चीजें, तो यही चीज है, ठोस से क्या हो रहा है, वाष्प में बदल रहा है, ठोस से वाष्प में बदल रहा है। तो इनके बीच क्या होगा, साम्यावस्था स्थापित हो रही है। क्या हो रहा है, साम्यावस्था स्थापित हो रही है। साम्यावस्था मतलब क्या हो रहा है कि जिस स्पीड से ये बनेगा उसी स्पीड से वापस वो भी बन जाएगा। समझ गए। अब भौतिक साम्य में क्या तो चीजें अपने को दिखती है, ये दिखने वाली चीजें है। ठीक है, ठोस द्रव साम्य हुआ, ठोस वाष्प, ये अपने को दिखने वाली चीजें है। ठीक है, हाँ चलो अब चीज है चीनी विलयन और चीनी ठोस। चीनी के घुलने की दर और चीनी के जमने की दर, ये समझ सकते हो, या फिर चीनी के वापस ठोस में बदलने की दर। ठीक, अब देखो चीनी विलयन यानी कि चीनी का जो विलयन है
एक्वा जो मतलब जो जलीय विलेन है उससे आप क्या कर सकते हो, चीनी बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और ये चीनी वापस इस विलेन में आ, यानी कि आपने क्या किया, आपने एक साइड से लिया चीनी बंद पात्र में, एक में लिया चीनी, दूसरे में द्रव या फिर विलेन कुछ भी। अब ये देखो इनको बंद पात्र में सेट कर दिया और एकदम से खोल के इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, ये चीनी क्या होगी, द्रव में घुलेगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, चीनी विलेन बन जाएगा। चीनी वापस ठोस भी बन सकती है जैसी चीनी थी। तो इनके बीच में भी एक ऐसी स्थिति आएगी कि साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में सारी की सारी चीनी होगी, वो क्या होगी, इस द्रव में मिलना प्रारंभ कर जाएगी। फिर बाद में वापस इस द्रव के अंदर मिली हुई चीनी वापस बाहर निकलेगी, ठोस रूप में आपको मिल जाएगी। समझ गए। तो चीनी के घुलने की दर और चीनी की जो ठोस होने की दर है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ये होता है चीनी वाला। ये सारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, ये क्या भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। और मैं इतना समझता हूँ कि इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपको भौतिक परिवर्तन वाली चीज समझ में आ गई होगी, साम्य भी समझ में आ गई होगी, साम्य क्या होता है, साम्य का बेसिक आइडिया भी आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है ना। भौतिक प्रक्रम में साम्य अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, जो आपके भौतिक प्रक्रम है उसमें जो साम्य अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या, लक्षण क्या है, गुण क्या है, उसके बारे में विशेष बातें क्या है, देखो इस बातों को समझना जरूरी है। एक तो क्या, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्य अवस्था संभव है। ये बात खोपड़ी में बिठा देना। एक तो निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय, बंद निकाय मैंने बताया ना, कुछ भी एक निश्चित ताप फिक्स कर दिया, जितना ताप, जैसे कि बर्फ को पानी में बदलना है तो जितनी चीज एक फिक्स होनी चाहिए उतनी चीज फिक्स करके उस निकाय को सेट कर दिया, फिर उस निकाय में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और तो जो निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय, केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। साम्यावस्था केवल बंद निकाय में ही संभव, क्योंकि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो केवल बंद निकाय में होती है। साम्यावस्था किसकी विशेषता है, साम्यावस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल बंद निकाय में होती है, ठीक है। साम्यावस्था में दोनों अभिक्रिया अग्र और पक्ष बराबर वेग से होती है। साम्य स्थिति में क्या होगा, जिस स्पीड से अग्र अभिक्रिया हो रही है उसी स्पीड से पक्ष अभिक्रिया भी होगी। तो साम्य अवस्था में दोनों अभिक्रिया अग्र और पक्ष बराबर वेग से होती है। क्लियर। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। मापने योग्य गुणधर्म यानी कि जो उसका जो आयतन, सांद्रता, जो भी आपको दिखता है, जो भी चीज आपको नाप सकते हो, सारी चीजें क्या होती है, स्थिर होती है। सारी चीजें क्या होती है, स्थिर होती है, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। कब, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर या लिख लेना, साम्यावस्था पर निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर, जैसे कि पानी था, पानी कि भाई रिएक्शन मतलब साम्यावस्था आएगी ना, उस स्थिति में यदि 2 लीटर था तो फिर आपको ये बहुत लंबे टाइम तक 2 लीटर ही दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या होगा, उस 2 लीटर में से कम नहीं होगा, उसमें से कुछ वाष्प बन जाएगा, वापिस वाष्प वो बना देगी, तो वो क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको सांद्रता वगैरह सब कुछ स्थिर लगेगा। सारे जो गुण होते हैं मापने योग्य, वो गुणधर्म क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और गुणधर्म क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। समझ गए। तो अब यहां से देखो हुआ क्या, आपने भौतिक साम्य समझ लिया, भौतिक साम्य समझ लिया, और जो भौतिक साम्य की जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए है उससे आपको रियल फीलिंग आ गई, उससे आपको रियल फीलिंग आ गई कि मतलब साम्य अवस्था होती क्या है, साम्य अवस्था होती क्या, ये आपको आइडिया लग गया, ठीक है, साम्य अवस्था होती क्या है। ऐसे के ऐसे ये भौतिक साम्य था, इसमें अपने चीजें दिख रही थी, फील कर सकते हैं। आगे होगा रासायनिक साम्य, और अपने अपने जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, रासायनिक साम्य। वो क्या है, रासायनिक साम्य। जो नेक्स्ट जो क्लास में स्टार्ट होगा वो क्या होगा, आपका रासायनिक साम्य होगा। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा वो क्या होगा, आपका रासायनिक साम्य होगा। अब तक आपने जो बेसिक चीजें पढ़ी, सब कुछ जो बेसिक था सब कुछ आपके क्लियर हो गया। अब आप जब रासायनिक साम्य पढ़ोगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही चीज है, आपको पूरा कंप्लीट मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें यहां तक मैंने आपको बता दी। इस क्लास को पूरा देखना, मस्त देखना, एक बार नहीं तो 2 बार देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेन बात यह है कि जल्दबाजी में सिलेबस पूरा करना जरूरी नहीं है। आप क्या करोगे, जल्दबाजी में सिलेबस पूरा करोगे, सिलेबस पूरा नहीं करना है, जल्दबाजी में सिलेबस पूरा नहीं करना। भाई सिलेबस पूरा करने से मतलब ही क्या है, मैंने लिखवाया, आपने लिख लिया, नोट्स भर गए और नोट्स आपने साइड में रख लिए,
उससे कोई मतलब नहीं है। ये लिखवाया, ये पहले तो ये लिखवाया, उनको लिखा, साथ साथ समझना भी है भाई। अब तो ये है ना, आप फोन में देख रहे होंगे, कहीं भी लैपटॉप में देख रहे होंगे, रोक दिया, लिख लिया पहले, ठीक है। जैसे कि मैंने मूव किया, जैसे कि मैं आया, मैंने आते ही ये वाली स्लाइड आपके सामने आई, अब रोक दो इसको रोक दो, रोक के लिख लिया आपने, सारे पॉइंट लिख लिए। अब मैं समझा रहा हूं, तो समझाते समझाते मैंने कुछ, जैसे कि मैंने लिख लिया, कुछ भी बात लिख ली, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी या पॉइंट लिखे, तो उसको भी आप कॉपी में, नोटबुक में साइड में लिख लो, समझ गए, वो अपनी राइटिंग में। फिर उन नोट्स को पढ़ो, तो चीजें लिखाई, वो आपको समझाया, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको बार बार पढ़ो, उसको बार बार समझो, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात पे गौर करो, आप समझो, ये समझोगे फिर आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में सब कुछ चीजें लिख के फिर आगे बढ़ गए, फिर लिख के आगे बढ़ गए, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जाम वगैरह वो चीजें नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, यहाँ चीज को समझना है, खुद के साथ धोखा नहीं करना है, ठीक है। तो समझना है और समझ समझ के ही आपको आगे बढ़ना है, समझ गए, समझ समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस चीज की आप मतलब वो इतना नहीं करेंगे भी जल्दबाजी में सिलेबस पूरा करना है, अपने को समझना है, सारी चीजें समझनी है, सिर्फ ओनली फॉर सिलेबस पूरा करने में फोकस नहीं करना है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग थी, आगे से अपन साथ साथ में जो न्यूमेरिकल है, जो कुछ सवाल है, मैं कुछ एमसीक्यूज भी ऐड करूंगा, जो एमसीक्यूज होंगे वो उनको भी मैं ऐड करूंगा, वो भी अपन सॉल्व करेंगे लास्ट में जाके इस चैप्टर के। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, ये बातें होगी क्लियर। फिर से मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि भाई अपन यहाँ पे वो क्या पढ़ रहे हैं, अपन ने पहले पढ़ा कि भी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। पहले क्या जाना कि अभिक्रिया क्या होती है, वो चीज समझ लिया। उसके बाद अपन ने ये समझ लिया कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय, ठीक। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, रिवर्स भी हो सकती है, यानी कि जो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद वापस मिलकर अभिकारक बना सकते हैं। ये कहाँ होती है, बंद पात्र में होती है। ये कहाँ होती है, बंद पात्र में होती है। और इसी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसकी एक विशेषता है साम्यावस्था, इसकी एक विशेषता है साम्यावस्था। उस साम्यावस्था पे क्या होता है, उस साम्यावस्था पे क्या होता है कि जो अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, तो उत्पाद भी वापस मिलके अभिकारक बनाते हैं। और उस स्थिति में जो अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर वो समान हो जाती है, यानी कि जो अग्र अभिक्रिया की दर है, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं साम्यावस्था। और उस स्थिति में अभिकारक और उत्पाद, इनकी सांद्रता क्या होती है, स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थिर। जितनी आपको अभिकारक की दिख रही है वो आपको उतनी की उतनी रहेगी, आपके सामने उसमें कोई देखने योग्य परिवर्तन नहीं होगा, करेक्ट। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे रासायनिक साम्य। थैंक यू सो मच। और अब तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना, अपने सभी साथियों को बता देना कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्लासेस देखिए, समझिए, और आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा, या कंटेंट में कोई कमी नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। और नोट्स मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद हाथों से लिखो। वैसे तो आपको ये वाली पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, माजिसा एजुकेशन, उस पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस पीडीएफ को इग्नोर ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उस पीडीएफ को साइड में रखें, ठीक है। ये लेक्चर भी यहां पर ही बड़े लेक्चर की जाने वाले तो है नहीं, खुद के नोट्स सबसे रामबाण है, खुद के नोट्स सबसे रामबाण है और वही लिखना है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे मांगते हैं तो इसीलिए मैं इसकी पीडीएफ भी दूंगा। बाकी मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इस पीडीएफ को लेके पढ़ना है, ठीक है। अगर किसी के मन में कोई दूसरा आइडिया हो पीडीएफ को लेके, सर मैं पीडीएफ को लेके वो करने वाला हूं, तो वो ठीक है, आपके आइडियाज आपके पास है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि मैं जो लिखवा रहा हूं ना, तो लिखी हुई है वो आप खुद की राइटिंग में लिखो, खुद की राइटिंग में नोटबुक में उतारो, और तब फिर उसको समझो। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा आपकी खुद की राइटिंग में लिखा हुआ। अब जब लिखते हो ना शब्द, तब भी आपके माइंड में चीजें चलती है, तो वो चीजें माइंड में चपती है, आपको याद हो जाएगी, समझ गए। चलिए, तो ये आपको वहां मिल जाएगा। और सेशन को दोस्तों में शेयर जरूर करना, सारे दोस्तों को बता देना कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है।
जहां भी आप लाइब्रेरी में हो, आपके साथ कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में हो, आपके कोई भी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, किसी भी आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो किसी दूसरे में, वहां भी एक बार शेयर कर दो, ठीक है। फ्री में निःशुल्क क्लासें पढ़ाई जा रही है। दूसरा, आपने यदि किसी ने अब तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं देखा तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके देखना, माजिसा एजुकेशन, MAZEE माजिसा एजुकेशन, ठीक है। वहां पे भी हम बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उसमें डेमो टेस्ट तो है ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के डेमो टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं। उसके अलावा और भी हम MCQs वगैरह, क्वेश्चन वगैरह स्टेप बाय स्टेप डालते रहेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।